नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये फाइनेंस की किताबों में थोड़ी अलग है ना। मतलब इसमें वो चार्ट्स, नंबर्स, टिप्स वगैरह नहीं है। सही कहा। ये फोकस करती है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है उसके साथ। बिल्कुल। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि पैसे के साथ अच्छा करने का ताल्लुक इससे कम है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इससे ज्यादा कि वो बिहेव कैसे करता है। मतलब इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, विनम्रता और जो इमोशंस होते हैं ना, लालच, डर, उनको कैसे मैनेज करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के विश्लेषण से वो सबसे जरूरी बात है, वो इनसाइट्स निकालें जो पैसे को लेकर हमारे बर्ताव को समझने में मदद करें। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, साइकोलॉजी है। और पहली बात ही काफी सोचने वाली है। हाउसल कहते हैं कि पैसे को लेकर हर किसी की कहानी एकदम अलग होती है। अच्छा, मतलब जैसे किसी ने बचपन में अगर बहुत तंगी देखी हो तो वो शायद बचत पर ज्यादा ध्यान देगा। बिल्कुल। और जिसने शायद हमेशा बढ़त देखी हो, मार्केट हमेशा ऊपर जाते देखा हो, वो शायद ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो। हाँ, ये तो है। मतलब हमारे अपने अनुभव, जैसे हम किस माहौल में बड़े हुए, मंदी देखी या सिर्फ तेजी, ये सब तय करता है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं, कितना जोखिम लेते हैं, खर्च कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई एक वन साइज फिट्स ऑल जैसी सलाह फाइनेंस में काम ही नहीं करती। आपकी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है। और ये समझाने के लिए वो कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे वो चौकीदार वाली कहानी जो करोड़पति बन गया। हाँ, या वो लॉटरी वाले जो बाद में दिवालिया हो गए। ये लेक्चर नहीं है, असली जिंदगी के किस्से हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। और यहीं से हम दूसरे अहम सबक पर आते हैं कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या हुआ? अमीर दिखना बनाम अमीर होना, इसमें क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। देखो, महंगी कार, बड़ा सा घर, डिजाइनर कपड़े, ये सब अमीर दिखने के तरीके हैं। मतलब पैसा खर्च करना। राइट। लेकिन असली दौलत वो अनदेखी होती है। वो आपकी कमाई और आपके अहंकार, या कह लें आपके खर्च के बीच का गैप है। अच्छा। वो पैसा जो बचाया गया, जो इन्वेस्ट किया गया, वो अनुशासन जो किसी को दिखता नहीं पर जो असल में वेल्थ बनाता है। तो मतलब असली वेल्थ बैंक स्टेटमेंट में है या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, कलाई पर बंदी महंगी घड़ी में नहीं। बिल्कुल। सच्ची संपत्ति आपको कंट्रोल देती है, आजादी देती है, वो चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पर हाँ, पैसे से कमाई जा सकती हैं। तो अगर असली दौलत दिखती नहीं तो उसे बनाने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? अब शायद कंपाउंडिंग की बात आएगी। हाँ, तीसरा सबक कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब आपका पैसा और पैसा कमाए। सीधा सा कॉन्सेप्ट लगता है वैसे तो। हाँ, कॉन्सेप्ट सीधा है, पर हाउसल कहते हैं कि इसका असली जादू गणित में नहीं, टाइम में है, लंबे समय तक टिके रहने में है। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण, मैंने पढ़ा था कि उनकी लगभग 99% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी। अरे हाँ, बिल्कुल। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो दशकों से, मतलब बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हैं। सही। कंपाउंडिंग को चाहिए वक्त, ये पेशेंस का खेल है। रोज बाजार ऊपर नीचे होता है, उसे इग्नोर करके टिके रहना, यही असली चैलेंज है, और इसी में रिवॉर्ड है। ज्यादातर लोग इसे समझ तो जाते हैं पर कर नहीं पाते। अगला सबक मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, बिना किसी खास वजह के बचत करें। आमतौर पर तो हम किसी गोल के लिए सेव करते हैं, है ना? घर लेना है, गाड़ी लेनी है। हाँ बिल्कुल। पर हाउसल का तर्क है कि बचत करने के लिए हमेशा किसी बड़े स्पेसिफिक टारगेट की जरूरत नहीं है। उनका एक बड़ा फेमस कोट है, थोड़ा इनफॉर्मली कहे तो, बचत आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। वाह, मतलब अपनी कमाई से कम में जीने की आदत डालना। एग्जैक्टली। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना। और इसका दूसरा पहलू है जिंदगी की अनिश्चितता। मतलब कल क्या हो किसे पता। नौकरी जा सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या शायद कोई बहुत बड़ा मौका अचानक सामने आ जाए। हाँ, बात तो सही है। तो वो बचत जिसका कोई खास नाम नहीं था, कोई गोल नहीं था, वो उस वक्त काम आती है। वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, सेफ्टी देती है। एक तरह से ये भविष्य की अनिश्चितता के खिलाफ आपका इंश्योरेंस है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं बता रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब हमें पैसे के साथ हमारे अपने रिश्ते को समझने में मदद करती है।
वो रिश्ता जो अक्सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी कभी बिल्कुल लॉजिकल नहीं होता। हाँ, इमोशनल ज्यादा होता है। बिल्कुल। ये सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये भावनाओं और व्यवहार का खेल है। और शायद पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना वो पैसा डबल करने की कोशिश से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो पैसे को लेकर थोड़ा स्ट्रेस महसूस करते हैं या अपनी आदतों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर, ये सोचना कि पैसे की साइकोलॉजी को समझना सिर्फ फाइनेंस को ठीक करने के बारे में नहीं है। शायद ये जिंदगी को ही बेहतर समझने का एक तरीका है ना। बिल्कुल। इस पर सोचिएगा कि अपने खुद के व्यवहार को, अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना, ये आपके फाइनेंशियल फैसलों को कैसे बदल सकता है, आपकी इनकम चाहे जो भी हो। क्योंकि आखिर में पैसा तो बस एक टूल है, असली खेल तो हमारे दिमाग में चलता है।